सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का सेकंड पार्ट। जैसे सेकंड पार्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल यानी कि आइकॉन क्लासेस बलिया पे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने 4 टॉपिक को कवर किया था। एक्चुअली हम लोगों ने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम जितने भी बच्चे देने वाले हैं, कॉमर्स के जो बच्चे हैं हमारे क्लास 12th के, या फिर क्लास 12th के बाद CUT का जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसकी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। क्योंकि हम लोग सेकेंड वॉल्यूम, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो क्लास 12th के हमारे स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड या फिर ISE बोर्ड के बच्चे हों या फिर UP बोर्ड के बच्चे हों, ये सभी के लिए है ये। तो जो बच्चे हमारे एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, उनका एक सेकंड वॉल्यूम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें हम लोग शेयर एंड डिवेंचर्स के बारे में जो है पढ़ते हैं। शेयर एंड डिवेंचर्स करके 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी, जैसे कि मैंने कहा, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में 4 पॉइंट्स और 4 टॉपिक हमने कवर किया है, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप उसको जाकर के पहले देखिए। एंड देन आज के इस वीडियो में भी हम लोग 3-4 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा, छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे वीडियोस के साथ ये इसी तरीके से कवर होता रहेगा। और आगे आपको हर 2 दिन 3 दिन पर आपको एक एक पार्ट जो है ये मिलता रहेगा, और इसी तरीके से एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको ये मदद करता रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि खास क्या है और क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है और किस तरीके से उन टॉपिक्स को आप समझ पाते हो और मैं आपको समझा पाता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये चूंकि सेकंड पार्ट है, तो हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक जो भी है हमारा वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप जैसा देख पा रहे हो, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है शेयर कैपिटल। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए ये है शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। बेसिकली शेयर कैपिटल होता क्या है, जब कोई कंपनी शेयर बेचती है और शेयर बेच करके जब पैसों को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि कंपनी जब शेयर बेच करके पैसे कलेक्ट करती है एज अ कैपिटल। क्योंकि कोई भी कंपनी शेयर क्यों बेचती है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी ये चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो शेयर इसलिए बेचा जाता है ताकि कंपनी के पास कैपिटल आ जाए बिजनेस को रन करने के लिए। तो बेसिकली जब कंपनी शेयर बेचती है और पैसे इकट्ठा करती है एज ए कैपिटल या फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल, तो उसी को कहा जाता है शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल है वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि शेयर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। इक्विटी शेयर होता है लॉन्ग टर्म के लिए, प्रेफरेंस शेयर होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो जब इक्विटी शेयर बेचा जाता है और पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, तो वहां से जो पैसे आते हैं कंपनी के पास एज ए कैपिटल या इकट्ठा किया जाता है, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर बेचा जाता है कंपनी के द्वारा फॉर शॉर्ट टर्म, उस प्रेफरेंस शेयर को बेच करके जो पैसे आते हैं उसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ जो बुक में आपको जो दिया गया है वो क्या है वो समझते हैं, क्या लिखा है किताब में। देखिए, शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। मैंने क्या बोला कि शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी के द्वारा शेयर इशू करके रेज किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, मेनी इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट वेरिंग सम ऑफ टू द कंपनीज कैपिटल, येट देयर इज नो सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी इंडिविजुअल्स या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया जाता, बिकॉज सिंपल सा मतलब है, नहीं इंडिविजुअल बना सकते हम, क्योंकि होता यह है कि एक व्यक्ति कंपनी को पैसा नहीं देता, बल्कि कंपनी क्या करती है कि अपने टोटल कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, और उन्हीं छोटे छोटे यूनिट्स को कंपनी क्या करती है, शेयर के रूप में सेल करती है लोगों को। ठीक है, तो शेयर खरीदने वालों की संख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के शेयर को परचेज करने में। तो हर किसी का अकाउंट जो है कंपनी जो है अलग अलग से मेंटेन नहीं करती है, बल्कि कंपनी क्या करती है कि जितने शेयर्स अलग अलग लोग या अलग अलग इंस्टीट्यूट खरीदते हैं उनको कंपनी एक ही जगह पर एक ही अकाउंट में क्या करती है, उन पैसों को एक ही अकाउंट में दिखा देती है। उसी को शेयर कैपिटल कहा जाता है, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, सो देयर इज वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट कॉल्ड द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया वही चीज यहां पर मेंशन भी है। ठीक है, ओके।
अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो तरह के मेनली होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो अब ये जो शेयर कैपिटल है, इसको अगर सब कैटेगराइज किया जाए, मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड करें, सब डिवाइड करें, तो फिर ये और इसके कुछ हिस्से जो है वो बनते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के निकल करके ये आते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी आर द फॉलोइंग। तो वो कौन कौन से टर्म्स हैं, तो देखिए, पहला ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर जो नॉमिनल कैपिटल है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने एमओए के बारे में पढ़ा होगा, एओए के बारे में पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें जो कंपनी की टोटल कैपिटल, ठीक है, उसमें जो कंपनी की टोटल कैपिटल जो होती है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, मतलब जिस कैपिटल को कंपनी ने दिखा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अपना रजिस्टर्ड करवाया जिस कैपिटल को, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। और उसी कैपिटल को कंपनी क्या कहती है, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल कहती है। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जितना कैपिटल कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाया है, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते वक्त उसी कैपिटल को हम क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट अमाउंट व्हिच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम मतलब कि जो कंपनी का जो कैपिटल होता है ना, जो कंपनी फाइनली रजिस्टर्ड करवाती है, मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। यानी आप ये ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल भी है कंपनी का जितना तक का शेयर कंपनी क्या कर सकती है अपने लाइफ टाइम में, मतलब पूरे लाइफ टाइम में अपना सेल कर सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है, या इशू कर सकते कह सकते हो आप। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर 50 लाख रुपीज है, मतलब कि कंपनी ने अगर अपने एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 50 लाख रुपए अगर कैपिटल दिखाया है, तो इसका यही मतलब निकल करके आता है कि सर कंपनी जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने रुपए तक का शेयर सेल कर सकती है या इशू कर सकती है, जितना उसने ऑथोराइज्ड कराया। यानी कि 50 लाख अगर कराया है तो 50 लाख तक, 50 लाख से 1 रुपया भी अधिक का शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, इसके बाद आता है हमारा इशूड कैपिटल। सॉरी, देखिए, इशूड कैपिटल क्या होता है। इशू का मतलब होता है निर्गमित करना, यानी कि जितना कंपनी के पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कंपनी इसमें से कुछ कैपिटल्स को पब्लिक को शेयर बेच करके क्या करती है, कलेक्ट करती है। या हो सकता है कि क्योंकि मैक्सिमम कंपनी कितना कलेक्ट कर सकती है, 50 लाख कर सकती है, क्योंकि जितना ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है उतने तक का ही कंपनी शेयर इशू कर सकती है लोगों को। तो या तो पूरा का पूरा 50 लाख रुपीज भी कंपनी कलेक्ट कर सकती है शेयर बेच करके, या फिर 50 लाख से कम, लाइक 30 लाख, 20 लाख, जितना कंपनी को एक पर्टिकुलर टाइम में नीड होती है उतना कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। और शेयर इशू करके मतलब शेयर बेच करके लोगों से जब पैसे इकट्ठा करती है, तो जो कैपिटल कंपनी के पास यानी जो पैसे कंपनी के पास आते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है इशूड कैपिटल। यानी आप ये कह सकते हो कि पब्लिक को कंपनी क्या करती है, ऑफर करती है कि आप आओ और आकर के हमारे कंपनी में हिस्सेदार बनो, यानी कि हमारे कंपनी के शेयर को परचेज करो। ठीक है, लाइक कंपनी 20 लाख की भी शेयर बेच सकती है, 30 लाख की भी बेच सकती है, और मैक्सिमम अगर 50 है तो 50 लाख तक का शेयर बेच सकती है। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपनियों का कि उनका रजिस्टर्ड कैपिटल टोटल कितना है, क्योंकि उतने तक का ही कंपनी क्या कर सकती है, शेयर भी इशू कर सकती है। ठीक है, तो उसी को इशूड कैपिटल कहते हैं हम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक। किसको ऑफर किया जाता है, पब्लिक को। क्या चीज के लिए, फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि आप आओ और खरीदो। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। यानी इसका ये मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि 50 लाख है तो पूरे 50 लाख की नीड है, तो पूरे 50 लाख का शेयर हम पब्लिक को बोलेंगे कि आकर के खरीदो। या अगर एट द सेम टाइम अगर कंपनी को 50 लाख की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 लाख रुपए की जरूरत है, तो भैया 30 लाख रुपए की हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। तो वो 30 लाख हमारा क्या बन जाएगा, इशूड कैपिटल बन जाएगा। और बाकी जो 20 लाख रह गए 50 में से, वो 20 लाख हमारा क्या कहलाएगा, 20 लाख ये जो हमारा कहलाएगा, ये अनइशूड कैपिटल कहलाएगा।
समझ में आ रहा है? मतलब जो इशू हुआ, जिसके लिए पब्लिक को इनवाइट किया गया, पब्लिक को बुलाया गया कि आप आओ, या पब्लिक को ऑफर दिया गया कि आप आओ और आकर के हमारे कंपनी में हिस्सेदार बनो इतने रुपए का, ठीक है, उसको हमने कहा इशूड कैपिटल। और जो रह गया ऑथराइज कैपिटल का जो हिस्सा रह गया, जिसके लिए हमने पब्लिक को या जो हमने पब्लिक को ऑफर नहीं दिया, उसको हम कहते हैं अनइशूड कैपिटल, विच कैन बी इशूड लेटर ऑन, और जो कि बाद में इशू किया जा सकता है। क्योंकि शुरू में ही हमने समझा कि अगर 50 लाख का ऑथराइज कैपिटल है तो अप टू 50 लाख रुपीज तक का कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा इशूड कैपिटल। तीसरा है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। अब मान के चलो कि कंपनी ने 30 लाख रुपीस के शेयर को खरीदने के लिए लोगों को बुलाया कि भैया 30 लाख रुपए तक का आप शेयर हमसे हमारा खरीद सकते हो, मतलब कंपनी का इशूड कैपिटल 30 लाख है। अब 30 लाख जो है उसमें से जितने भी शेयर्स, मतलब कि जितने रुपए का भी शेयर सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब होने का मतलब है कि जैसे बोला ना यहाँ पे कि पब्लिक को बुलाया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो पब्लिक जितने शेयर्स में इंटरेस्ट दिखाएगी और उसको खरीदने के लिए सब्सक्रिप्शन मनी जमा कराएगी, आ रहा मेरी बात समझ में, उसी को हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या कहेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। यानी आप ये कह सकते हो कि पब्लिक के द्वारा जितने शेयर सब्सक्राइब किए जाते हैं वो जो कैपिटल होता है उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो पूरे 30 लाख भी हो सकता है जितना कंपनी ने इशू किया है, इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? जैसे कम कैसे हुआ? जैसे हो सकता, क्योंकि देखिए जब भी कंपनी ना पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आओ और आकर के हमारे द्वारा इशू किए गए जो कैपिटल्स हैं या शेयर्स आप कह सकते हो उनको आप खरीदो, परचेज करो, तो ऐसा नहीं है कि खरीदने का टाइम जो है वो एकदम लाइफ टाइम आपको दे दिया गया कि भैया आप कभी भी आके खरीद लो। नहीं, कंपनी जो है शेयर इशू करती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर में यह है कि जिस दिन शेयर्स इशू किए जाते हैं पब्लिक को खरीदने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे भी, वो जिस दिन इशू किया जाता है उस दिन से 30 डेज का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है लोगों को, पब्लिक को, कि आप 30 डेज के अंदर, जैसे आपने देखा होगा फॉर्म फिलअप वगैरह, हम लोग अगर कोई फॉर्म वगैरह आती है तो उसका एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि 40 दिन 30 दिन 25 दिन जो है वो मतलब पब्लिकली क्या रहेगा, वो लोगों को के पास ऑप्शन रहेगा कि आप जाकर के उतने दिनों के अंदर उसको फिलअप कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो उसका भी एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने दिनों के अंदर आपको जो है खरीदना होता है। तो अगर वो 30 डेज के अंदर इस 30 लाख अगर शेयर इशू किए गए हैं या 30 लाख रुपीस के शेयर्स अगर पब्लिक के लिए इशू किए गए हैं तो 30 डेज के अंदर हो सकता है कि पूरे के पूरे 30 लाख भी लोग खरीद लें, मतलब सब्सक्राइब कर लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 30 लाख से कम भी हो, 20 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, 28 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब कुछ लोग के दिमाग में ये चला होगा सर जब है ही 30 लाख तो ज्यादा कैसे हो सकता है? भाई देखो, शेयर जो होता है ना वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब नॉर्मली ऐसा जैसे आप ये जैसे देख पा रहे हो तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके तो पीसेस हैं कि भाई हाँ ये 10 पीस है तो 10 पीस के बाद 11वां पीस इसका नहीं बेच सकते आप। लेकिन शेयर जो होता है वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक सर्टिफिकेट टाइप का होता है जिसपे सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं कि आप कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो एंड लाइक एज ए शेयर होल्डर एंड जो भी बाकी और कंपनी के साथ आपके सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, एग्रीमेंट्स हैं, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं बेसिकली। तो इसकी कोई ना वो नहीं होती। अब 30 डेज आपको टाइम मिला, अब 30 डेज में हो सकता है कि भाई 40 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए, क्योंकि 30 डेज तक का टाइम है। जैसे आपने देखा होगा कि फॉर्म जब लाइव होता है, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह लाइव होता है या आता है तो इतने ही लोग भरेंगे, उसकी कोई फिक्स वो नहीं होती, लिमिट नहीं होती है। 30 डेज का टाइम, अब 30 डेज में 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाल दिया है ना, 20 लाख भी डाल सकते हैं, 15 लाख भी लोग डाल सकते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं भैया जो पहला 10 लाख आएगा तो हम क्या करेंगे कि हम इसको क्लोज कर देंगे। तो भैया जब तुमने 30 दिन का टाइम दिया ही है तो 30 दिन में तो कोई लिमिट है ही नहीं ना लोगों की, वो तो जितने लोग चाहेंगे उतने लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही सेम कंपनी के साथ भी ये चीज होता है कि 30 डेज कंपनी ने दिया शेयर इशू करने वाले डेट से, अब 30 डेज के अंदर 30 लाख से ज्यादा लोग भी जाकर के पैसा डाल सकते हैं, 30 लाख से कम भी हो सकता है। तो वही है। तो सब्सक्राइब कैपिटल बेसिकली जो है वो इशूड कैपिटल के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब जितना लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, समझ लो आप। Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed for by the public. मैंने अभी जैसे समझाया आपको, if say 13,000 shares of 100 each are offered to the public, मतलब कि कंपनी ने 13,000 शेयर जो कि 100 रुपए का है, तो टोटल कितने हो गए? 1 लाख 100 रुपए का, सॉरी 13 लाख रुपए हो गए। मतलब कि टोटल आपके 13 लाख रुपए जो है के शेयर कंपनी ने इशू कर दिया,
13,000 है और 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब कंपनी ने अपने एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज रखी है, यानी कि 13,000 शेयर्स और 100 रुपए का एक, तो मतलब कि कंपनी ने 13 लाख रुपए लोगों से कहा है कि भाई 13 लाख रुपए हमें चाहिए आपके पास। कंपनी ने आज बोला, अब आज से 30 दिन कंपनी के पास है टाइम, अब कंपनी ने 30 दिन का टाइम दिया, 30 दिन के अंदर 13 लाख रुपए कंपनी को इकट्ठा करना है। ईच आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, मतलब हर व्यक्ति को मतलब ये ऑफर दिया जा रहा है। एंड द पब्लिक अप्लाइज फॉर 12,000 शेयर्स। अब पब्लिक ने कितना पूरे 30 दिन के अंदर खरीदा? सिर्फ 12,000 ही शेयर बिका 30 डेज के अंदर। तो इस हिसाब से सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा? हमारा 12 लाख हो जाएगा, है ना। ये देखो, द सब्सक्राइब कैपिटल विल भी कितना? 12 लाख। मतलब जितना पब्लिक ने खरीदा और पब्लिक के खरीदने या सब्सक्राइब करने से जो पैसा कंपनी के पास आया, उसी को हम क्या कहेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल कहेंगे। अब सब्सक्राइब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा को ओवर सब्सक्राइब कहते हैं, कम को अंडर सब्सक्राइब कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये आगे आप लोगों को मिलता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पार्ट में आपको मिलता जाएगा अगले वीडियोज में, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जो हमारा सब्सक्राइब वाला जो पार्ट है, यहाँ आप देख पाओगे, अब ये जो सब्सक्राइब है ये हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये जो सब्सक्राइब वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। यानी कि सब्सक्राइब हुआ और जितने पैसे कंपनी ने मांगे थे उतने पैसे भी कंपनी को मिल गए, तो इसको क्या कहेंगे हम? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। और एक कंडीशन ऐसा होता है कि जितना सब्सक्राइब हुआ उसमें से कुछ शेयर ऐसे, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जितना कंपनी ने मांगा था पैसा, उतना पैसा अभी तक लोगों ने दिया नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी ने जो है 100 रुपया मांगा। अभी जैसे ऊपर हम लोग ने पढ़ा भी ना कि 13,000 शेयर है और कंपनी ने 100 रुपया मांगा है एक शेयर का। तो अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे बोला है ना कि 12,000 शेयर जो है लोगों ने खरीदा। सब कुछ इसी एग्जांपल को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि 12,000 शेयर जो है वो बिका, ठीक है, 12,000 शेयर बिका और कंपनी ने एक शेयर पे कितने रुपए मांगे? 100 रुपए। और कंपनी को इस पूरे 12,000 पे पूरे 100 रुपए के हिसाब से, यानी कि पूरे के पूरे 12 लाख रुपए जो है कंपनी को मिल गए, तो इसको हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। मतलब ये सब्सक्राइब भी हुआ प्लस जो कंपनी ने पैसे मांगे थे पूरे 100 रुपए वो भी कंपनी को मिल गए, तो इसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। लेकिन वही दूसरा केस जो है उसमें क्या हुआ? 12,000 में से मान लेते हैं कि 12,000 में से 11,000 शेयर पर पूरे 100 रुपए कंपनी को मिल चुका है, यानी कि कंपनी को पूरे 11 लाख रुपए तो मिल गए। लेकिन कंपनी और भी 1,000 शेयर कुछ लोगों ने खरीद रखा है। लेकिन जिन लोगों ने 1,000 शेयर खरीदा है, इन लोगों ने क्या किया है कि 1,000 रुपए पे सिर्फ अभी तक 80 रुपए ही चुकाए हैं, मतलब पूरे 100 रुपए उन लोगों ने अभी तक नहीं दिए हैं। तो इस हिसाब से कंपनी को 1,000 पे 100 के हिसाब से 1 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है? सिर्फ 80,000 मिला है, मतलब 20,000 रुपए अभी भी बाकी है। तो जो शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब तो किया गया, लेकिन उस पर पूरा जो अमाउंट कंपनी ने मांगा था, पूरा जो वैल्यू जो शेयर का था, वो अगर नहीं चुकता हुआ है या नहीं चुकाया गया है पब्लिक के द्वारा या किसी भी शेयर होल्डर के द्वारा जिन्होंने कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, तो उस हिस्से को कहा जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चला होगा कि सर जब शेयर है 100 रुपए का तो फिर 80 रुपया कोई क्यों देगा? अगर वो खरीदेगा तो पूरा खरीदेगा या क्योंकि पूरा 100 रुपया देगा, फिर 80 और कंपनी 80 रुपये लेगी ही क्यों जब 100 रुपये का शेयर बेच रही है? तो ये दिमाग में कुछ लोगों के चल रहा होगा। तो देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। होता क्या है बेसिकली कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो उसमें होता ये है कि कंपनी ना पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ठीक है, पेमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी को कंपनी ने कुछ अलग अलग नाम दे रखा है। जैसे पहला इंस्टॉलमेंट होगा एप्लीकेशन मनी। कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी पैसा लेती है लोगों से, पहला इंस्टॉलमेंट कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी। ये चीजें आगे एंट्रीज वगैरह में आपको बहुत ज्यादा मतलब मिलने वाला है, तो इसलिए ये चीजों को याद रखिएगा, एप्लीकेशन मनी। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या कहते हैं? अलॉटमेंट मनी। और तीसरा और फाइनल जो होता है उसको कहते हैं कॉल्स मनी। यानी कहने का मतलब ये है कि कई बार कंपनियां जो हैं वो अपने शेयर होल्डर्स यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी ऑप्शन देती है कि आप अगर एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके आप जमा कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो लोग ज्यादा खरीदते हैं तो उनको एक बार में बहुत सारा पैसा
जो है शायद मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक बार में पूरा पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी उनको फ्लेक्सिबिलिटी देती है पेमेंट करने की। कंपनी कहती है कि आप एक काम करो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, कंपनी के शेयर में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक काम करो, आप पहले एक छोटा अमाउंट दे दो। जैसे मान लो कंपनी ने पूरे एक शेयर की वैल्यू कितनी रखी है, 100 रुपए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब कंपनी ने 100 रुपए को क्या किया, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। कंपनी ने कहा कि एक काम करो, अगर इंटरेस्टेड हो आपको लगता है कि मेरे इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने से आपको फ्यूचर में बेनिफिट दिख रहा है, तो अब एक काम करो, पहले आप एप्लीकेशन मनी जमा करो। मतलब कि एप्लीकेशन मनी कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि 20 रुपए आप एप्लीकेशन पे दे दो। सही है, 20 रुपए कंपनी ने कहा कि एप्लीकेशन पे दे दो। तो अब जो पर्सन शेयर खरीदना चाहता है कंपनी का, वो इंटरेस्टेड है कंपनी के उसमें शेयर खरीदने में, तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि भाई मैं 1000 शेयर खरीदूंगा। 1000 पे 20 रुपए उसने दे दिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। अगर डाउट रहे तो आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हो, एक नंबर में इसमें आपको लास्ट में दे दूंगा। तो 1000 × 20 मतलब कि टोटल कंपनी को उसने क्या करिए, 20,000 रुपये उसने पहले जमा कर दिए। तो यानी कि कंपनी को क्या मिल गया, एप्लीकेशन अमाउंट मिल गया। अब एप्लीकेशन अमाउंट मिलने के कुछ दिनों के बाद, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद, कंपनी फिर क्या करती है, दूसरा इंस्टॉलमेंट मांगती है। अब जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो है अलॉटमेंट। अब कंपनी ने कहा कि भाई हमारा 40 रुपया जो है अलॉटमेंट पे हम आपसे लेंगे। मतलब अब 1000 शेयर जो आपने खरीदा था, अब कंपनी आपको कह रही है कि 1000 रुपये पे दूसरा इंस्टॉलमेंट यानी कि अलॉटमेंट अमाउंट दे दो 40 रुपये, यानी कि 40,000 जमा करा दो आप। तो आपने 40,000 भी जमा करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा इंस्टॉलमेंट आया कॉल्स। अब ये जो कॉल्स है ना, ये कॉल्स को भी 2 भागों में बांटा जाता है, या 2-3 भागों में बांटा जाता है, यानी फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल। मतलब कॉल वाले अमाउंट को भी और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए कॉल्स को भी डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब अलॉटमेंट के बाद जो कॉल वाला अमाउंट होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी होता है। तो जैसे हो सकता है कंपनी, तो 40 और 20 कितने, 60 हो गए ना, 100 रुपए में कितना रुपए बचा, 40 रुपए बचा। तो हो सकता है कि कंपनी कहे कि भाई एक ही बार में दे दो 40 रुपए, तो एक ही कॉल होगा आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसी को कहेंगे। या मे भी हो सकता है कंपनी कहे कि भैया चलो 40 में से 20 रुपए एक बार दे दो और 20 रुपए फिर फाइनल कॉल यानी कि सेकंड कॉल पे दे देना, ये भी हो सकता है। तो आप 60 रुपए ले लिया कंपनी ने कहा कि भाई फर्स्ट कॉल लेकर के आओ, तो फर्स्ट कॉल पे आपने 20 रुपए दे दिए, मतलब आपने टोटल 80 रुपए दे दिया कंपनी को। अब आपका आखिरी 20 रुपए बचा। अब ये कंपनी ने जब मांगा तो आपने नहीं दिया, टाइम से नहीं दे पाया आप। तो जब ये टाइम से आप नहीं दिए तो कंपनी को इस 1000 शेयर पे एक्चुअल में क्या क्या मिल गया, एप्लीकेशन का 20 रुपए मिल गया, अलॉटमेंट का 40 रुपए मिल गया, 60 रुपए हो गया, फर्स्ट कॉल का 20 रुपए मिल गया, 80 रुपए हो गए। अब बचा था 20 रुपए जो फाइनल कॉल का, जब कंपनी ने आपसे मांगा तो आप उसको टाइम से नहीं दे पाए, मे बी, ठीक है। अब नहीं दे पाए 20 रुपए, तो कंपनी उसी को क्या कहेगी, कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करेगी क्या, कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। नॉट फुल्ली पेड क्यों, क्योंकि वो जो 20 रुपए अभी भी बाकी है। अब जरूरी नहीं कि सेकंड कॉल पे ही आकर के पैसा ना दो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन मनी दे दिया कंपनी को, लेकिन कंपनी ने आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, आप अलॉटमेंट का पैसा टाइम से नहीं दे पाए, तो उस केस को भी हम यही कहेंगे कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। क्योंकि देखो, जैसे कि एप्लीकेशन मनी आप जमा कराते हो तो इसका ये मतलब है कि आपने शेयर को सब्सक्राइब कर लिया, मतलब कि कंपनी के शेयर्स में आपने इंटरेस्ट दिखाया, इट मींस आपने सब्सक्राइब कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एप्लीकेशन मनी अगर आप दे चुके हो और उसके बाद का अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर आप देने से चूक जाते हो तो कंपनी उसी को सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कहती है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट, देखिए। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया आप लोग का, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं, हाँ ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, शेयर्स आर सेड टू बी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू, मतलब कंपनी ने पूरा का पूरा नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब वही जो 100 रुपए का शेयर है तो वो 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। देखिए, तो फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। सम पार्ट मतलब कि जैसे मैंने बोला ना कि 100 में से 80 दे दिया, 20 रुपए नहीं दिया, तो उस केस में हमारा क्या होगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। या आप ये भी कह सकते हो व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अपने तरफ से अभी तक 100 रुपए पूरे मांगे नहीं है, जैसे कंपनी ने 80 रुपए मांगे और 20 रुपए अभी तक मांगा नहीं, या कंपनी ने 60 रुपए मांग लिए हैं, 40 रुपए अभी मांगा नहीं, तो ये ऐसे केस में भी हम उसको क्या कहेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। मतलब अगर एप्लीकेशन मनी मांग लिया गया है, उसके बाद का अगर कोई भी अमाउंट मांगा गया है, अगर आप नहीं देते हो या कंपनी ने मांगा नहीं है, तो इन दोनों ही केसेस में क्या कहेंगे, हम उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कहेंगे। आई थिंक आपको समझ में अब आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल,
तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल यानी कि वो कैपिटल जो कंपनी ने ऑलरेडी मांग लिया है। मतलब 100 में से, जैसे मैंने अभी आपको इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया आपको, तो जैसे कंपनी ने अगर 100 में से 60 रुपए मांग लिया है, तो इस 60 रुपए को हम कॉल्ड अप कहेंगे, और जो अभी तक मांगा नहीं गया है उसको अनकॉल्ड कहेंगे हम। बात समझ आ रहा है? क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कहेंगे। जैसे अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है, जब कंपनी के द्वारा यानी कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा जितने भी शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, उसका जितना अमाउंट मांगा जा चुका है, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है ना, मांगा जा चुका है या लिया जा चुका है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब लिया जा चुका है, शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट, ठीक है। और अनकॉल्ड हम किसको कहेंगे? अनकॉल्ड वो होगा जो अभी तक मांगा नहीं गया है, ठीक है। इसी तरीके से आता है पेड अप कैपिटल। तो सर पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल वो पोर्शन होता है जो मांगे गए हिस्से, मतलब जितना आपसे मांगा गया था उसमें से आपने जितना चुका दिया है वो पेड अप कैपिटल कहलाता है, और जो आपने नहीं चुकाया है वो अनपेड कैपिटल कहलाता है। जैसे देखो, द टर्म पेड अप रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा व्हिच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। मतलब कि कंपनी ने शेयर होल्डर से 60 रुपए मांगा था, तो 60 रुपए मांगा, वो कॉल्ड अप हो गया। अब 60 में से अगर 40 रिसीव हो चुका है तो उसको हम कहेंगे पेड अप कैपिटल, और जो 20 रिसीव नहीं हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? अनपेड कहेंगे। यानी कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, जैसे 100 रुपए का तो एक शेयर है, 100 में से कंपनी ने आपसे 60 रुपए मांगे हैं कि 60 रुपए भाई लेकर के आओ, तो ये 60 रुपए कॉल्ड अप हो गए। अब 60 रुपए कंपनी ने आपसे मांगा और इसमें से आपने अभी तक चुकाया बस 40 है, तो ये पेड अप होगा। और 20 रुपए जो 60 में से 20 आपने नहीं चुकाया वो अनपेड होगा, और 100 में से 60 जो कंपनी ने मांगा वो कॉल्ड अप है, और जो 40 नहीं मांगा गया है वो अनकॉल्ड होगा। समझ आ रहा है? और कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना चुकाया जा चुका है शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को दिया जा चुका है उसे पेड अप कहेंगे, और जो नहीं दिया गया है उसे अनपेड कहेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है हमारा रिजर्व कैपिटल। अब यहां एक चीज बहुत क्लियरिटी के साथ समझना होगा, दो टर्म्स हैं, एक रिजर्व कैपिटल और एक कैपिटल रिजर्व, ठीक है। एक रिजर्व कैपिटल और एक कैपिटल रिजर्व, ये दो टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों देखने में एक जैसे हैं। इसमें रिजर्व कैपिटल, इसमें कैपिटल रिजर्व, बस दो वर्ड को इधर उधर कर दिया गया, इसमें रिजर्व पहले है, इसमें कैपिटल पहले है, सॉरी। तो देखिए, इसको समझते हैं कि आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजर्व कैपिटल हम किसको कहते हैं और कैपिटल रिजर्व किसको कहते हैं। तो देखिए, एक्चुअली रिजर्व कैपिटल वो होता है, रिजर्व कैपिटल वो होता है जो हम लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर से हमने पैसा मांगा। जैसे मान लो शेयर होल्डर ने मान लो कि कोई शेयर होल्डर है जिसने हमसे 1000 शेयर खरीदा था। अब 1000 शेयर पे 100 रुपए करके उसको चुकाने थे, कितने हमें टोटल? 1 लाख रुपए सपोज कर लो, ठीक है। 1 लाख रुपए, मतलब कंपनी को उस शेयर होल्डर से 1 लाख रुपए लेने हैं। अब हुआ क्या कि कंपनी ने 80 रुपए मांग लिए हैं, तो इस हिसाब से 1000 शेयर पे 80 रुपए करके, यानी कि 80,000 रुपए कंपनी ने इस शेयर होल्डर से ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब कंपनी ने ये देखा कि भाई 80,000 में मेरा काम अभी फिलहाल चल जा रहा है, 20,000 रुपए जो है ये मैं अभी नहीं लेता हूं इससे, मतलब कि 80 रुपीज कंपनी ने ले लिया, 20 रुपीज कंपनी ने कहा कि एक काम करते हैं, शेयर होल्डर के पास ही अभी रहने देते हैं, जब जरूरत होगी तो हम मांगेंगे। मतलब वही कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी का कितना था? 80, और 20 रुपए कंपनी ने कहा कि हम शेयर होल्डर के पास जो है अभी रहने देते हैं, जब जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, उससे मांग लेंगे, ठीक है। अब ऐसा कंपनी इसलिए करती है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप का मतलब होता है जब कंपनी का समापन होता है, कंपनी जब बंद होती है, तो उस दौरान कंपनी को बहुत सारे पैसों की नीड होती है अपने सभी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो उस समय कंपनी को जो पैसों की नीड होती है, तो कंपनी कहती है कि भाई ये पैसा जो है उस समय के लिए छोड़ देते हैं, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस समय जो पैसों की नीड होगी वो हम क्या करेंगे, वो 20 रुपए जो हमने छोड़ा है किसके पास? शेयर होल्डर के पास, वो पैसा हम उनसे ले देंगे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट 20 रुपए जो शेयर होल्डर के पास छोड़ दिया गया, ताकि वाइंडिंग अप के वक्त जो पैसों की नीड होगी उसकी भरपाई करने के लिए, उस पैसे को उस समय पैसों की जो नीड होगी उस नीड को पूरा करने के लिए जो पैसा छोड़ दिया गया शेयर होल्डर के पास, ठीक है, इसी पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहते हैं। यानी आप आसान भाषा में ये कह सकते हो कि जब कोई कंपनी अपना शेयर किसी शेयर होल्डर को देती है, तो उस शेयर का जो भी नॉमिनल वैल्यू होता है, उस नॉमिनल वैल्यू का कुछ हिस्सा कंपनी अगर शेयर होल्डर से कलेक्ट ना करे और शेयर होल्डर के पास ही छोड़ दे,
वाइंडिंग अप के वक्त लेने के लिए, तो ऐसे ही अमाउंट को कंपनी क्या कहती है, रिजर्व कैपिटल कहती है। रिजर्व मतलब क्या होता है, रिजर्व मतलब होता है किसी अमाउंट को फिक्स करके रखना, मतलब कि एक जगह इकट्ठा करके रखना, रिजर्व करके रखना, ताकि हम उसको फ्यूचर में कुछ मतलब पर्टिकुलर चीज के लिए हम क्या कर सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। तो वाइंडिंग अप के वक्त जो पैसों की नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करती है, कई बार कुछ पैसों को शेयर होल्डर के पास ही रिजर्व में रख देती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिजर्व कैपिटल। अब हम आते हैं, जैसे मैंने कहा था कैपिटल रिजर्व क्या होता है। तो देखिए कैपिटल रिजर्व, देखिए कैपिटल रिजर्व, चलिए देखिए कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व बेसिकली एक ऐसा रिजर्व है, इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जब कंपनी कोई कैपिटल एसेट्स वगैरह जब सेल करती है। कैपिटल एसेट्स यानी कि जब लॉन्ग टर्म एसेट्स जितने भी होते हैं कंपनी के ना, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो एक्चुअली उसमें कंपनी कैपिटल लगाई होती है, तो उसी एसेट्स को कैपिटल एसेट्स कहा जाता है। तो कंपनी क्या करती है ना कि कई बार अपने कुछ एसेट्स यानी कि कैपिटल एसेट्स को जब सेल करती है, तो उस कैपिटल एसेट्स को सेल करके जो कंपनी के पास पैसा आता है, उन पैसों को कंपनी रिजर्व करके रखती है फॉर फ्यूचर अनसर्टिनिटीज, यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ अनिश्चितताओं के लिए, जहां पे कंपनी को पैसों की नीड हो सकती है। तो ऐसे रिजर्व्स को ही कहा जाता है क्या, कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब कंपनी शेयर होल्डर्स के पास अनकॉल्ड कैपिटल को छोड़ दे, ताकि फ्यूचर में वाइंडिंग अप के लिए पैसों की नीड हमें जो हो, उस पैसे को हम ले सकें, तो उसको हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। लेकिन जब कंपनी कोई कैपिटल एसेट सेल करती है और उस कैपिटल एसेट से कंपनी के पास जो पैसे आते हैं, और उन पैसों को जब कंपनी रिजर्व करके रखे ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टिनिटीज अगर बिजनेस में हो, तो उसके लिए हम उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें, या फिर कोई कैपिटल एसेट्स हमें परचेज करना हो इन फ्यूचर, ठीक है, वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें, तो ऐसे पैसों को हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। क्योंकि दोनों ही केसेस में ये रिजर्व करके रखा गया, बस अंतर इतना है कि ये रिजर्व कैपिटल है, और कैपिटल एसेट्स से जो पैसा आया उसको जो हमने रिजर्व करके रखा वो कैपिटल रिजर्व बन गया, ठीक है। मतलब उसका इस्तेमाल जो है बेसिकली एज अ कैपिटल किया जाएगा फॉर कैपिटल एसेट्स और फ्यूचर अनसर्टिनिटीज। और रिजर्व कैपिटल के रूप में जो शेयर होल्डर के पास जो पैसे रखे गए हैं, उसका इस्तेमाल जो किया जाएगा वो किया जाएगा वाइंडिंग अप के वक्त जो लायबिलिटीज वगैरह पे करने के लिए जो पैसों की नीड होती है, उन पैसों के रूप में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा रिजर्व कैपिटल